हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला साबरमती के छात्र विश्व जयेश भाई बेरा सिर्फ 1 साल के अवधि में किए अभ्यास का संक्षिप्त झलक। आप बैकग्राउंड साउंड में सुन रहे होंगे तबला की प्रैक्टिस चल रही है, संगीत, क्योंकि इस गुरुकुल में संपूर्ण 64 कलाओं की विद्या दी जाती है। और आप देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा है। छात्रों को रहने के लिए ऊपर छात्रावास की व्यवस्था की गई है। और जिसे मैं आपको मिलवाने वाला था वो आ गए हमारे गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। हम सभी 21 बच्चे हैं। गुरुकुल देश भर में आज बहुत सारे चलते हैं अलग अलग। लगभग हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं तो ऐसा मानना है कि भारत, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इन सभी देशों को मिला करके लगभग 10,000 गुरुकुल आज भी चल रहे हैं। तो उन गुरुकुलों के अलग अलग मॉडल हैं। तो पाठ्यक्रम को लेकर के भी अलग अलग हैं। कोई वेदों के लेकर के अध्ययन अध्यापन चलता है, केवल वेद पठन का, वेद अध्ययन अध्यापन का, चारों वेदों को लेकर के। और कहीं कृषि को लेकर के प्रयास हो रहा है कि भारतीय पद्धति से कृषि कैसे होती थी, कृषि का क्या विज्ञान है, गोपालन। अभी ये गुरुकुल के बाद हम एक गौशाला देखने जाएंगे। तो वो गौशाला में भी आपको एक भारत भर में लगभग ऐसा केंद्र पहला ही मिलेगा जो गौओं के भी गोत्र तय किए हैं। आज कहते हैं ना कि सगोत्र में विवाह नहीं करना, नाड़ी दोष तो विवाह नहीं करना। तो ऐसा हमारे यहाँ पहले से परंपरा में ऋषियों ने रिसर्च करके बताया है। आज के मॉडर्न साइंस ने भी ये सगोत्र और नाड़ी दोष के विषय में रिसर्च करके अभी बताया है कि शादी करना नहीं चाहिए। ऐसे ही गुणवत्ता, उसमें क्वालिटी कैसे अच्छी होती है, तो गौओं के ऊपर भी एक रिसर्च हुआ। तो कैसे हुआ वो पूरा ब्रीफ हुआ करेंगे डिटेल में। तो 16 ऐसे गोत्र के गायों का संरक्षण किया है। तो उनमें दूध की क्वालिटी में फर्क आया है और उनके मतलब पशुओं के अपनी क्षमता को लेकर के, उनके विकास को लेकर के वो सारा विषय आपको वहाँ जानने मिलेगा। इसी प्रकार से कृषि, मतलब कृषि का बहुत बड़ा विषय है। उसमें एक गौ पालन वहाँ विशेष करके किया जा रहा है। तो ऐसे ही कोई योग के क्षेत्र में कर रहा है। योग की परिभाषा अलग अलग है। योग दर्शन है और व्यवहारिक जो योग आजकल जो पतंजलि, मतलब बाबा रामदेव जी के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ऐसे योग के क्षेत्र में भी, इसलिए हम लोगों ने इसको वेद योग, मतलब वेद के गुरुकुल, योग के क्षेत्र में काम करने वाले गुरुकुल, कृषि कार्य को लेकर के काम करने वाले ऐसे गुरुकुलों का अलग अलग डिफाइन किया है। तो इसका बड़ा विस्तार है। तो इसी क्रम में लगभग 10,000 गुरुकुल आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो भारतीय शिक्षण मंडल हम कहते हैं ना, भारतीय शिक्षण मंडल में एक मिशन गुरुकुल, एक गुरुकुल प्रकल्प अलग से चलता है। तो खाली इन्हीं क्षेत्रों में वो काम करता है। ऐसे ही 10,000 गुरुकुल का फिर एक अलग अलग स्वरूप है कि मास में जो समाज पोषित, ये जैसे समाज पोषित गुरुकुल है, यहाँ फीस स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब ऐसे ही कई सारे, लगभग अधिकांश गुरुकुल में फीस की परंपरा नहीं है। तो मास समाज के द्वारा पोषित ऐसे गुरुकुल चलते हैं। और कुछ गुरुकुल ऐसे हैं गृह गुरुकुल। एक गुरु है तो अपने घर में 10 बच्चे, 5 बच्चे, 15 बच्चे, जिसे उनकी क्षमता, कैपेसिटी उस अनुसार रख करके उनको पढ़ाते हैं। जिसे अपने IKS का कार्यक्रम हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, तब वो 2-3 गुरुजी आए थे उसमें। तो वो लगभग, एक ज्ञानेंद्र जी वो मंच में बैठे थे, वो संपूर्णानंद में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अपने वहीं अध्यापक कुटीर है, वहाँ पर 10 बच्चों को रखे अलग से वो पढ़ाते हैं। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, वो उनकी ड्यूटी वगैरह अलग है, लेकिन वहाँ घर में रखे भी ऐसे पढ़ाते हैं। ऐसे वो दूसरे पवन जी करके धारवाड़ से आए थे, वो गणित को लेकर के 8-10 बच्चे अपने यहाँ रख करके वो गणित शास्त्र पढ़ा रहे हैं। आज उनके यहाँ 14 वर्ष के, 15 वर्ष के बच्चे हैं। भारत में उस आयु में उतना गणित जानने वाले उनके छात्र के अलावा कोई नहीं होगा। तो ऐसे लोग, मतलब बहुत ज़्यादा वो मार्केट में, उनका मार्केटिंग नहीं है, उनका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। ऐसे आयुर्वेद के क्षेत्र में केरल में
सेतु माधवन जी हैं, वो करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो उसको हम गृह गुरुकुल कहते हैं, घर में ही अध्ययन अध्यापन करना, एक ये माशुक के साथ। अब इसमें एक दौर चला कि गुरुकुल में एक नैरेटिव समाज में स्थापित किया गया, मतलब कि गुरुकुल में केवल ब्राह्मण समुदाय के वेद अध्ययन करने के लिए, वो कर्मकांड सीखने के लिए पढ़ने आते हैं, ऐसा एक नैरेटिव हुआ। तो वर्तमान के मनुष्यों ने विचार किया कि हम सभी मिलकर के ऐसा ये नैरेटिव, गुरुकुल शिक्षा तो आप सभी ने धर्मपाल के ग्रंथ पर ब्यूटीफुल ट्री में प्रोजेक्ट किया है जी। तो उसमें आपको पता ही चला होगा कि भारत की गुरुकुल की परंपरा, आज हम जो कहते हैं कि इसमें केवल ब्राह्मणों को पढ़ना है, दूसरे नहीं पढ़ सकते। उस समय जब भारत के ऐसे गांव-गांव में गुरुकुल होते थे तो 27-28% जो आज के हम एससी समाज के, वो आचार्य गुरुकुल में हुआ करते थे। आचार्य छात्र तो कितने होंगे, 27% वो समुदाय से होते थे और बाकी फिर तपोवन और गुरुकुल उच्च शिक्षा में अलग अलग सभी का भूमिका रहता था। तो अब क्या नैरेटिव सेट कर दिया, तो दूसरे समुदाय को शिक्षा से वंचित किया गया, गुरुकुल शिक्षा से। फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ मॉडल बनाएं, और फिर ये वो भी हो गया कि वो भी ब्राह्मण कैसे लोग पढ़ेंगे जो निर्धन हैं, पैसे नहीं है, अभाव है, खर्च नहीं कर सकते, मॉडर्न एजुकेशन में फीस नहीं भर सकते। अब ऐसे लोगों को लेकर के ही गुरुकुल है, ऐसा एक मानसिकता तय कर दिया। फिर वो सब नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमने एक ऐसा मॉडल की रचना की, जिसमें इस गुरुकुल के जो संस्थापक हैं उत्तम भाई शाह करके, थोड़े अस्वस्थ हैं, अभी मिलाएंगे आपको जल्दी। तो ऐसे लोग तैयार हो गए कि चलो ऐसा कुछ मॉडल बनाते हैं, कैसे करना। फिर हमने ये काउंटर के लिए तैयार किया कि समाज का समृद्ध वर्ग जो आज उद्योगपति है, व्यापारी हैं, वो लोग गुरुकुल शिक्षा को पढ़ें, और सभी ब्राह्मणेतर ज़्यादा समुदाय जो है उन समुदायों को हो कि फोकस में करके उनके लिए ही व्यवस्था करें। तो ये गुरुकुल हमने ऐसा मॉडल, इसमें 5-10 विद्यार्थी होंगे अलग बात है ब्राह्मण समुदाय से, उनको भी वंचित हाँ, नहीं रख और आचार्य सभी ज़्यादातर ब्राह्मण भी हैं, सभी मिक्स हैं। तो ये शुरू किया हमने, एक मॉडल है हमारा, एक सफल गया, क्योंकि यहाँ 100 बच्चे रेसिडेंस बच्चों का अगर बजट हम निकालते हैं तो वर्ष का 4.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है भोपाल का, किसी समय वहाँ के वाइस चांसलर हमारे संगठन के अधिकारी थे, उनसे मैंने पूछा था तो बोले हमारी यूनिवर्सिटी का वार्षिक बजट 5 करोड़ रुपये। यूनिवर्सिटी में तो हजारों छात्र पढ़ते हैं, और यहाँ 100, मतलब तुलना करो आप, एक यूनिवर्सिटी का बजट 100 बच्चों के लिए हम खर्च कर रहे हैं, और वो भी उन बच्चों से फीस नहीं ले रहे हैं। और इस गुरुकुल में पढ़ने वाले आज देश के टॉप बिजनेसमैन के बच्चे हैं। आप सभी सूरत से भी होंगे तो वीनस डायमंड है, स्टार रेस है, उन सब के बच्चे यहाँ आपको मिलेंगे अभी। तो भारत के 16 प्रांतों से यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और 8 देशों के भी, 6-7 देशों से आकर के यहाँ पढ़ते हैं। अब सबको आश्चर्य लगता था कि इतना कॉस्टली, फिर कॉस्टली क्यों हुआ कि कुछ चीज़ें हमने रिसर्च की है। 64 कला हम सभी ने सुना ही होगा जी। 64 कलाओं के विषय में हमने रिसर्च किया, उसमें खर्च होना, और बच्चों को हर चीज़, ये पानी बच्चों को यहाँ पिलाते हैं ना, आप लोग भी छाछ में अभी जब भी पानी भी पिएंगे तो बरसात का पानी हम लोग अंडरग्राउंड, हाँ, आरक्षण वो करते हैं, वही वर्षा भर पीने के लिए चलता है। किचन अभी देखेंगे तो किचन में आपको गैस, एल्यूमिनियम का बर्तन, फ्रिज वगैरह सब कुछ नहीं मिलेगा, और सारे फूड ऑर्गेनिक होंगे। यहाँ नमक से लेकर चीनी से लेकर के जो भी चीज़ हम उपयोग करते हैं सारी जैविक प्राकृतिक खेती से उत्पन्न करके, और सभी है, आपको पता है वो महंगा ही है, कॉस्टली पड़ता ही है। और घी, दूध, गौशाला अपना ही है, अश्वशाला है, सारी चीज़ें ये सब मेंटेन करने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए खर्च हो जाता है, इसलिए इतना बजट आता है। और इसको हमने, इसमें ऐसा नहीं कि उद्योगपति के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 25% तो हमने ऐसा हमेशा तय किया है कि समाज के उन वंचित समुदाय से ही लोग आए। तो झारखंड के जनजाति समुदाय से भी कुछ बच्चे हैं, है ना, बहुत अच्छा स्किल में वो लोग काम करते हैं, मतलब सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये मॉडल जब सफल हुआ तो हमने देश भर में इसी मॉडल पे कई सारे 24 गुरुकुल ऐसे शुरू किए। तो अभी 24 गुरुकुल इसी मॉडल में अलग अलग राज्यों में चलते हैं, कोई तमिलनाडु में चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, अलग अलग स्थानों पर ऐसे चल रहे हैं। तो राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है,
तो इस तरह से मतलब इस मॉडल में हम लोग कर रहे हैं। तो अभी और ऐसे अलग अलग जो समाज में से अभी लुप्त होने जा रहे हैं, उन विद्याओं को कैसे जीवित किया जाए, वो सब हम लोग यहाँ मतलब प्रयोग करने का पूरा एक प्रयोगशाला के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए ये भी एक प्रकल्प को इसको विस्तार करने के लिए भारतीय शिक्षा की बात करते हैं तो गुरुकुल को छोड़ के बात तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसलिए गुरुकुल तो उसे मुख्य यहाँ का मेन थीम कुछ अलग हो सकता है, दूसरे गुरुकुल का थीम हाँ कुछ वो अलग। आवश्यकता अनुसार, जैसे पुणे में एक गुरुकुल है हमारा समरसता गुरुकुल, उसमें हमने ऐसा किया है कि पर्टिकुलर भटकती मुक्त जनजाति समुदाय के बच्चे ही पढ़े, और 350 बच्चे हैं, और उनकी जो ट्रेडिशन है, उनकी जो कलाएं हैं वहाँ बहुत अद्भुत है। वहाँ उस उतने बच्चों का रहना खाना सब फ्री है, और उन बच्चों के द्वारा जब सीखते हैं अपनी कलाओं को, सीखते समय जो वस्तु निर्माण होते हैं उनको बेच करके वो गुरुकुल सस्टेनेबल गुरुकुल हमने अरे वाह। किया। तो अभी ग्रीस प्रभुणे करके वो उसको लीड कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग ट्रस्ट, अलग अलग संस्था उसको लीड करते हैं, तो अलग अलग ट्रस्टी वहाँ स्वतंत्र इस तरह से रखा। तो अब ग्रीस प्रभुणे जी को अभी शायद वो पद्मश्री भी मिला है पिछले वर्ष मिला, पिछले वर्ष मिला। ये गुरुकुल का थीम कौन सा है? What is base behind this गुरुकुल? ऐसा हिम भारत पूरा हुआ तो आप अगले शास्त्र पढ़ने के लिए अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि आपने लघु सिद्धांत कौमुदी या पाणिनि व्याकरण उठाया, उसके 2 चैप्टर की हाँ, और मान लो अष्टाध्यायी व्याकरण का आपने अगर 30% या अभी 50% समझ लो, 4 अध्याय किया तो आप अगले क्लास में जाए, ऐसा नहीं है। पूरे हुए तो आप नेक्स्ट शास्त्र पढ़ने जा सकते हैं। जब तक 100% में ही पासिंग मार्क यहाँ 100%। अब 100% आपको आता है तो ही आप आगे बढ़। तो दही गर्म होता है, छाछ ठंडा होता है। छाछ ठंड भोजन को पचाता है, दही गरिष्ठ होता है, पचता नहीं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, वो दही को ला करके मथ के पतला बना के खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हम समझ रहे हैं छाछ पी रहे हैं, तो छाछ के गुणधर्म की अवधारणा रखे हम पी रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में दही खा रहे हैं, पतली दही हम ले रहे हैं। तो दही का जो साइड इफेक्ट है वो आपको मिलेगा उससे। छाछ तो अमृत है, इस धरती का अमृत है छाछ। इसलिए ये छाछ बनाने के लिए जब तक वो छाछ दही से मक्खन नहीं निकाला जाए तब तक वो छाछ का स्वरूप नहीं होता दही। और आपके पेट के मल्टीपल कोई इशू हैं, डिसीज हैं, तो आप 3-4 दिन 1 सप्ताह एक गिलास छाछ में 4 गिलास पानी डाल के उसका आधा करके आप उसमें मीठा लीमड़ा, हल्दी और धनिया कूट के वघार के अगर वो चावल के साथ खाते हैं या पीते हैं तो आपके पेट की सारी समस्या मतलब वो उससे दूर हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन हो और भी समस्या हो, तो ये मतलब ये छाछ की विशेषता, पीना मजा आएगा, है ना। उन ऐसे होते हैं कि जिनको नए गुरुकुल शुरू करने होते हैं। हम संगठन के माध्यम से, हिंदू स्टडीज, IKS के माध्यम से जो गुरुकुलों का प्रचार प्रसार हो पा रहा है, तो इतना समाज में डिमांड है, लेकिन हमारे पास उतने एक्सपर्ट नहीं है, विद्वान नहीं है। अभी हिंदू स्टडीज में जो विद्वान आज यहाँ इस गुरुकुल में मिलेंगे, आपको यूनिवर्सिटी में वो कितना भी प्रयास करने पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वालों का गोल अलग रहता है, उनका अनुभव अलग रहता है। जो पढ़ाने वाले आचार्य हैं उनको संतुष्टि विश्वविद्यालय में कम मिलने का कारण क्या है कि उनका जीवन का एक ध्येय रहता है कि मेरे जीवन में मैंने कम से कम 100 बच्चे 50 बच्चे तैयार किए तो अपने आप को धन्य मानते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी में तो क्या होता है कि आपने फर्स्ट ईयर किया, फिर सेकंड ईयर किया, जाते जाते आप 5 साल में तो निकल जाएंगे। PhD में फिर वहाँ रहता है नहीं रहता है। अब वो फिर क्या होता है, आधा अधूरा गया। शास्त्र जो विद्वान ने पढ़ा है, जो पढ़ाना चाहता है, जो तैयार करना चाहता है, वो वहाँ। यहाँ कैसा है, यहाँ आया तो वो पूरा करके ही जाएगा। अगर मान लो 100 बच्चे आए, उसमें से 20 चले भी गए तो 80 तो पढ़ के जाएंगे। तो यदि इसका हम उतना प्रचार प्रसार भी करते हैं तो समाज में डिमांड बढ़ेगा तो आप कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात कि अगर इसका ज़्यादा मार्केटिंग ये आउट ऑफ मतलब वो है जैसे अनकन्वेंशनल, नहीं, हमने यहाँ सरकार के कोई रूल्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, क्योंकि हम अगर